मैं पुंछ में था, तो जो अपनी लाइन ऑफ कंट्रोल है वो लगभग 740 किलोमीटर लंबी है। अखनूर से शुरू होती है और जहाँ से सियाचिन ग्लेशियर शुरू होता है वहाँ तक जाती है। यहाँ पर इस कमरे में बैठकर ये बात करना कि मिलिटेंट कैसे अंदर आ जाते हैं जब फ़ौज लगी हुई है, बीएसएफ लगी हुई है, ठीक है, बोलना बहुत आसान है। अगर आप घूमने भी गए होंगे तो आपने देखा होगा कि जो पहाड़ियाँ वो बहुत ऊंची हैं, जो जंगल हैं वो बहुत घने हैं। जब बारिश में उस नाले में, पहाड़ी नाले में पानी आता है तो वो इतनी तेज़ी से आता है कि जो फेंस लगाई इंडियन गवर्नमेंट ने, इंडियन आर्मी ने वहाँ पे एक एलसी फेंस लगाई हुई है जो किसके 3-4 लेयर्स हैं, उसके डिटेल्स ज़्यादा नहीं बताऊँगा मैं, जिसके 3-4 लेयर्स हैं, 8 फीट ऊंची है, करंट भी जा रहा है, सब जा रहा है, बट वो लेयर जब बर्फ़ पड़ती है तो उसके नीचे दब जाती है और जब पानी निकलता है नाले में से तो टूट के बह जाती है साथ में। एंड इतना घने जंगल हैं कि अगर आप यहाँ खड़े हुए हैं और आप बोलें कि चलिए मैं पूरी फ़ौज को एक लाइन में खड़ा कर दूंगा, वो पॉसिबल नहीं है ना। 100 मीटर के उस पर भी आपको विजिबिलिटी नहीं मिलेगी। एक अगर जवान यहाँ खड़ा हुआ है, दूसरा जवान 100 मीटर में खड़ा हुआ, बीच में इतनी जगह और इतना डेंस वो रहेगा कि अगर कोई चाहे तो उसमें से निकल सकता है। तो ये कहना कि कैसे आ गए, उसके बाद कुछ सपोर्टर यहाँ पे भी हैं जो इन्हें बताते हैं कि यहाँ पर फ़ौज कम है या यहाँ से आप निकल सकते हो, यहाँ पे नाला है, मैं यहाँ से आपको सिग्नल दे दूँगा, ठीक है, जिनको फ़ौज ने पकड़ा भी है, मारा भी है ऑपरेशंस में। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, ऐसा जिनका नहीं ये है। बिजनेस है। यस, उनके लिए बिजनेस है। एंड हमने तो ये भी सुना है सर वो दोनों के लिए करते हैं, आर्मी के लिए वो भी दोनों के लिए करते हैं। दूसरा देखिए, जब देश बटा या जब एलसी बनी, लाइन ऑफ कंट्रोल बनी 1972 में शिमला समझौता में, तो जो गांव और इलाका था वो सेम था, एक ही जगह थी। तो कुछ रिश्तेदार उनके उस साइड हैं, कुछ रिश्तेदार इधर हैं, वो भाषा सेम है, मजहब सेम है, वो उस साइड जाता है, वहाँ पे बैठता है, उनको लेकर आता है। तो जब अच्छे खासे काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन चल रहे थे पुंछ वाले इलाके में, पुंछ, मेंढर और बीजी में, तब ग्रुप की ग्रुप मारे जाते थे एंड पता लगता था कि यहाँ का गाइड गया उनको लेकर आ रहा है। एंड अलग अलग तरह के गाइड होते थे। एक गाइड होता था जो आपको एलसी क्रॉस कराएगा, एक गाइड होता था जो अंदर और अंदर लेके जाएगा, और एक गाइड होता था जो अंदर वैली, श्रीनगर वैली तक लेके जाएगा। पर सर इनका क्या टेररिस्ट का या पाकिस्तान का कि टेररिस्ट को यहाँ पे भेजे, इनका कोई हिडन एजेंडा है कि जैसे ये अटैक भी करवा रहे हैं और इन्होंने टूरिज्म भी ख़त्म कर रहे हैं एक तरीके से कि कश्मीर में ख़त्म हो जाए, तो जो वहाँ के लोग हैं, जो वहाँ का यूथ है, वो उनकी तरफ हो जाए पाकिस्तान की तरफ, कि ताकि जब वॉर हो तो वो उनकी तरफ से लड़े? क्या ऐसा हिडन एजेंडा हो सकता है उनका? ये हिडन क्यों, ये ओपन एजेंडा है, ये तो दुनिया को पता है, ये तो हर जगह लिखा हुआ है। मतलब आप कहीं भी वो कीजिए कि पाकिस्तान के इंटरेस्ट में है कि कश्मीर, आप खुद सोचिए, कश्मीर में इलेक्शंस हो गए हैं, आर्टिकल 370 हट गया है, सब कुछ अगर नॉर्मल हो गया है, वहाँ के लोग अगर आज के डेट पे स्कूल जा रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं, बहुत इंटेलिजेंट लोग हैं, स्कूल कॉलेज जा रहे हैं, पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, अच्छे जगह जा कर के सर्विस कर रहे हैं, अच्छा तनख्वाह कमा रहे हैं, तो कोई पाकिस्तान करेगा? कोई नहीं करेगा। नहीं करेगा ना। तो अगर पाकिस्तान करना है तो उनके अंदर गरीबी होनी है, उनके अंदर दुख होना है, वहाँ पे लोग मरने चाहिए, तब जाके मज़ा आएगा ना। बोलेगा अरे देखो ऐसे हो रहा है, तुम आ जाओ इंडिया के पास। जब रोजगारी होगी, आपके बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, 8-10 बच्चे हैं, उनको पढ़ाना है, घर में पैसे आ रहे हैं तो आप पढ़ा रहे हो, आप क्यों जा करके मिलिटेंट बनोगे? करेक्ट। सिर्फ हथियार दिखाने के लिए थोड़ी मिलिटेंट बनोगे। मिलिटेंट कब बनेगा? मजबूरी में। जब पैसे नहीं है मेरे पास, टूरिस्ट नहीं आ रहे हैं, कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है, कमाने के लिए जरिया नहीं है, तो मैं क्या करूँगा? ओ यार 8-9 बच्चे हैं, 4 बच्चों को भेज दो बाहर जा करके, कम से कम हथियार लेकर के कहीं से पैसे आ जाएंगे, मिलिटेंट बन करके घूमूंगा। और आप फिर आप देखोगे वो हथियार लेकर के घूम रहा है, बड़ा स्टाइल में घूम रहा है, ठीक है, लड़कियाँ भी उसको भाव दे रही है, तो मैं ऐसे मिलिटेंट बन जाऊँगा। तो ये तो ओपन एजेंडा है उनके लिए कि भैया आप वहाँ पे डिस्टर्ब करके रखो, ये हमेशा से मीडिया में रहना चाहिए, और यही हो रखा है। सर इंडिया के रिटेलिएशन पे क्वेश्चन उठ रहे हैं कि हमें अब सर्जिकल स्ट्राइक नहीं चाहिए, एयर स्ट्राइक नहीं चाहिए, अब पूरा पीओके ले आओ, या मतलब आम लोगों के लिए कहना बहुत आसान है अगेन कि हमें वॉर चाहिए, बट जो आर्मी ऑफिसर्स हैं वो भी किसी की फैमिली है, उनके लिए या गवर्नमेंट के लिए कितना डिफ़िकल्ट होता है ये स्टेप डिसाइड करना, या जब कोई ऐसी सिचुएशन होती है, आपने सर वहाँ पर सर्व करा है आप दोनों ने, तो जब कोई ऐसी सिचुएशन होती है, जब कोई मतलब वॉरफेयर हो जाता है वहाँ पर,
तो क्या इमीडिएट एक्शंस लिए जाते हैं और कितना टाइम और क्या क्या पैरामीटर्स पे सोच के डिसीजन लिया जाता है? नहीं, मैं आपको एक इंसिडेंट नरेट करना चाहता हूँ, देख लीजिएगा आप अगर 71 वाला। हाँ 1971 वाला 1971 का सैम मानेकशॉ, ये कुछ हद तक मूवी में भी है। ये अप्रैल की बात होगी, मार्च में ऑपरेशन सर्चलाइट लॉन्च किया था पाकिस्तान ने, जिसमें एक साइड से, जो मैं आपको बता रहा था कि एक साइड से सारे बांग्लादेशी मर्दों को मार रहे थे, औरतों को रेप कर रहे थे, ढाका से शुरू करके सारे रिफ्यूजेज इंडिया के अंदर आ गए। ठीक है, जब रिफ्यूजेज इंडिया के अंदर आ गए, प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी बहुत नाराज़, कैबिनेट मीटिंग उन्होंने वो किया और फाइल ऐसे फेंकते हैं, बोलते हैं कि सैम मानेकशॉ को कि क्या कर रहे हो आप, इतने सारे रिफ्यूजी आ रहे हैं। तो फील्ड मार्शल मानेकशॉ जी जैसे हैं, मतलब वीडियो बोलते हैं मैं क्या करूं, मैं तो फौजी हूं, मैं तो चीफ हूं, मैं अगर कुछ करता हूं तो जंग हो जाएगा। ठीक है, वो कहता है कि नहीं नहीं आई डोंट केयर। बोला कि आई डोंट केयर मतलब लेट देयर बी वॉर। कहता है जैसे कि बाइबल में लिखा है, गॉड कहते हैं लेट देयर बी लाइट, और लाइट हो जाता है, वैसे अगर प्राइम मिनिस्टर कहती हैं कि लेट देयर बी वॉर, तो वॉर एक्चुअली हो जाएगा। बट आर वी प्रिपेयर्ड फॉर ए वॉर? आज के डेट पे ये मार्च अप्रैल है, जून में आपके सारे चाइना के ऊपर पासेस खुल जाएंगे। अगर चाइना के पासेस खुल जाते हैं, चाइना वहाँ से मोबिलाइज़ करता है, आपका पाकिस्तान में एक साइड से आप लड़ाई कर रहे हो, एक साइड से आप बांग्लादेश में लड़ाई कर रहे हो, और एक साइड से आपके चाइना मोबिलाइज़ करते हैं, तीनों फ्रंट में आप लड़ रहे होंगे। जून जुलाई के बाद में यहाँ पे बारिश शुरू हो जाएगी। बांग्लादेश जिसने भी अगर विजिट किया है, जिसको पता है बांग्लादेश के बारे में, बांग्लादेश बिकम्स लाइक वन बिग ओशन। हर जगह पानी होता है। हमारी फोर्सेस जा करके कुछ जो छोटे छोटे पॉकेट्स हैं वहाँ पे रिस्ट्रिक्ट हो जाएंगे, और पूरा द पाकिस्तानी एयरफोर्स गोइंग टू हैव अ फील्ड डे। वो आकर के आपको ऐसे ही पूरा वो कर देगा, आपके लॉजिस्टिक्स ही काम नहीं करेंगे। अभी आपका फसल तैयार है, फील्ड में कटा हुआ रखा है, अगर यही अगर हम मोबिलाइज़ करते हैं, मेरे को फोर्सेस तो ले जाने पड़ेंगे ना, वो तो अभी पीस स्टेशन में हैं। अगर मैं इनको मोबिलाइज़ करूं तो सारे के सारे देश की ट्रक्स जो हैं आज के डेट पे स्टॉप करके रिक्वेशन किया जाएगा, और फौज उसको इस्तेमाल करेगी। आपका जो फसल है खेतों में पड़े पड़े सड़ जाएगा, खाने के लिए नहीं होगा। इज़ इट एक्सेप्टेबल फॉर यू? आप समझ पा रहे हैं मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ? इसके अलावा वो कुछ टैंक्स वाला एग्जाम्पल देते हैं कि मेरे पास एक डिवीजन में सिर्फ 45 टैंक्स होने चाहिए थे, सिर्फ 8 टैंक्स हैं। तो बाकी मैं कहानी आपको छोटा कर देता हूँ। समझाने की बात है कि वॉर इतना आसान नहीं है। एक साइड से आप बस बोलो कि यार नहीं हम इस बार जंग कर देंगे, तो गवर्नमेंट के ऊपर भरोसा रखिए, मुझे यकीन है, फोर्स के ऊपर यकीन है, बट सिस्टम को अपना टाइम दीजिए। हमारे मीडिया में आकर के बोलने से नए 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 घुसो घुसो, अभी तक घुसे क्यों नहीं, ऑलरेडी टाइम निकल गया है, घुसो घुसो, मुहूर्त का समय निकला जा रहा है। अरे ऐसा थोड़ी होता है जंग भाई, सोचना होता है। अपने सारे ऑप्शन, बहुत सारे ऑप्शन हैं। डायरेक्टली एक न्यूक्लियर कंट्री है, मैं डरता नहीं हूँ, न्यूक्लियर कंट्री है, मैं बिल्कुल नहीं डरता हूँ कि न्यूक्लियर, अरे यार तुम होगा तुम्हारे पास, हमारे पास भी है, ट्राई तो करो, समझ रहे। बट इसके बावजूद आज के डेट पे जो चिल्ला चिल्ला करके कह रहा है कि वॉर वॉर वॉर, जिसका कोई एक्सपीरियंस नहीं है, आपको समझ करके समझदारी से करना है। आपको कौन से टारगेट आप पहले लेते हैं, कौन से टारगेट आप बाद में लेते हैं, आपको प्रायोरिटाइज करना है, समझ रहे हैं। ऐसा ही नहीं है मतलब आप सीधा चले जाओ, अरे बाद में जाके देखेंगे, ऐसा नहीं होता। बहुत सारे ऑप्शंस हैं फोर्स के बाद, और वो कर रहे हैं, एंड आई हैव फुल फेथ। लेट्स सी, समय दीजिए, मेरे कहने का मतलब समय दीजिए। दूसरा, लड़ाई केवल ग्राउंड पर नहीं होती है। मैं कहूँगा फ़ौज हमेशा तैयार है, आप फ़ौज की चिंता मत करिए, फ़ौज तैयार है। फ़ौज को अगर आदेश मिलेगा कि लड़ना है तो फ़ौज अपनी तैयारी करेगी और लड़ेगी। लेकिन एक गांव में कहावत होती है ना कि लड़ाई बराबर वालों से लड़नी चाहिए, ठीक है। क्या हमें पाकिस्तान से इस तरह की लड़ाई लड़ने की ज़रूरत है, जहां हम इतने अपने रिसोर्सेज, इतना पैसा या उसको बर्बाद करें? उसके पास है क्या देने के लिए? वो तो खुद कंगाल देश है, वो तो हमारी वो वेस्ट और कर देगा रिसोर्स। लेकिन हाँ, उसे सबक सिखाने के लिए बहुत सारे और तरीके हैं जो हमें करने चाहिए। इंटरनेशनल लेवल से करने चाहिए, इकोनॉमिक उसमें करना चाहिए। बहुत सारी ऐसी तरतीबें हैं जो उसको एक जगह नहीं 10 जगह पे हिट करेंगी। और पूरी उम्मीद मेरे को है कि सरकार वो स्टेप्स लेगी, ठीक है। एक देश को आप रोकने के लिए या बर्बाद करने के लिए बहुत सारे तरीके हैं। जब रूस और यूक्रेन की वार शुरू हुई तो लोगों ने बोला 2 दिन में रूस ख़त्म कर देगा यूक्रेन को। क्या हो गया? नहीं हुआ। आप छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ मैं आपको। इसीलिए ऐसी जगह घुस जाएं और फिर बाद में लगे कि इससे ये तरीका अच्छा था, तो मुझे लगता है
कि बेवकूफ़ी वाला कदम उठाने से बेटर है कि हम एक समझदारी वाला कदम उठाएं जिसमें अपना नुकसान कम हो और सामने वाले दुश्मन को एक सबक मिले। सर ऑलरेडी वैसे बहुत सी न्यूज़ आ रही हैं, हम देख रहे हैं कि रिटेलिएट किया हमारी गवर्नमेंट ने, आर्मी ने, कि वहाँ पे पाकिस्तान मतलब उस एरिया में जो टेररिस्ट इन्वॉल्व थे उनके घर को पूरा डिस्ट्रॉय कर दिया गया है। ये सब रियल है जो वीडियोज़ और ये सब सामने आती हैं, फिर ये एक्चुअली में, या फिर क्या है ये? ये सोशल मीडिया के न्यूज़ को तो मानना नहीं चाहिए। मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि जब तक ठोस वो ना हो, आई डोंट थिंक इतने जल्दी, मैंने नहीं देखा है कहीं, और ऐसे न्यूज़ को अभी आप मत मानिए कि डिस्ट्रॉय कर दिया है। फ़ौज जा कर के अगर मिलिटेंट है, आपको पता भी है ना, उसके घर डिस्ट्रॉय नहीं करती है। हम मिलिटेंट को मारते हैं, हम सिविलियंस को नहीं मारते। हम वो नहीं हैं पाकिस्तानी ट्रेंड मिलिटेंट जो आ करके यहाँ पे सिविलियन को मारने के लिए। क्या चाहिए आपके पास? कुछ चाहिए क्या? अगर आपने हथियार कहीं पे रखा है, वहाँ से उठा करके आपको पता चलता है, आप कहीं भी जा कर के मार दो यार। कोई अपोजिशन थोड़ी है, हर जगह कोई फ़ौज थोड़ी बैठा हो सकता है। CRPF BSF हर जगह थोड़ी बैठा हो सकता है कि यार ये मार तो नहीं रहा, ये मार तो नहीं, ऐसे थोड़ी देखेंगे यार। ऐसे अगर होगा तो नॉर्मलसी कब आएगी, कैसे आएगी? आपको थोड़ा खुला छूट दे करके, क्या ये स्टेबल हुआ है, देखते हैं, ओके सही चल रहा है, सही चल रहा है, यहाँ प्रॉब्लम है। मैं मानता हूँ ये थोड़ा सा टॉपिक अलग है, बट मैं मानता हूँ सिक्योरिटी फेलियर कहीं ना कहीं थोड़ा सा तो हुआ है। ठीक है, एज ए फ़ौजी मैं हर चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की आदत है, तो अगर है, मैं सिक्योरिटी इंतज़ामात के तरफ से बोलना चाहूँगा कि बिल्कुल हुआ है, क्योंकि इंसिडेंट हुआ है तो फेलियर हुआ है। बट आपको ये समझना है एज रिस्पॉन्सिबल पीपल कि हर जगह हर समय फ़ौज, CRPF, पुलिस नहीं रह सकती है। अगर फेलियर हुआ है, इंटेलिजेंस का फेलियर हुआ है। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया। तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मज़ा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे, बिंज वॉच कीजिए और सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट। हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नई क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब। बेस्ट ऑफ रियल टॉक ऑनलाइन। ओके, बाय बाय।